तो टॉप 10 के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। अलास्का की बर्फीली जमीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। यूक्रेन युद्ध की दिशा अब इन दो नेताओं की बातचीत पर टिक गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात शांति का रास्ता खोलती है या फिर रूस की ताकतवर डिप्लोमेसी की नई जीत है। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि अब दबाव सीधे यूक्रेन पर है। अमेरिका और रूस के बीच सौदेबाजी से साफ है कि यूक्रेन को वही रास्ता अपनाना होगा जो उसे दिखाया जाएगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नाटो का विस्तार रूस के लिए रेड लाइन है और अब ट्रंप ने भी संकेत दे दिए हैं कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो रूस की सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी पूरी हो जाएगी। पुतिन के लिए यह मुलाकात प्रोपेगेंडा की बड़ी जीत है। जिस देश ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, जिसने पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अलग थलग किया, वही अमेरिका का राष्ट्रपति अब रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करता है। यही तस्वीर रूस को मजबूत बनाती है और पश्चिमी देशों की एकता को कमजोर करती है। ट्रंप इस मुलाकात को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बना रही हैं। उन्होंने दावा किया था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो 24 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन अलास्का समिट ने दिखा दिया है कि यूक्रेन युद्ध सुलझाना इतना आसान नहीं है। यूक्रेन को बाहर रखकर अगर अमेरिका और रूस कोई सौदा करते हैं तो यह सीधे सीधे कीव के खिलाफ होगा। रूस धीरे धीरे जमीन पर आगे बढ़ रहा है। सैंक्शंस के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की मदद से टिक गई है। वहीं यूक्रेन सैनिकों की कमी, पश्चिमी हथियारों की देरी और लगातार रूसी बमबारी से टूट रहा है। ऐसे हालात में पुतिन का धैर्य और ट्रंप की जल्दबाजी रूस को ही फायदा पहुंचा रही है। अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों में बेचैनी नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन अपने अपने फायदे के लिए समझौता करेंगे और यूरोप को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन का डर है कि कब्जाए गए इलाके रूस का हिस्सा मान लिए जाएंगे और उसका भविष्य अमेरिका रूस की डील से तय होगा। आखिरकार यह साफ होता है कि अलास्का समिट से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अभी भी गेम चेंजर है। वहीं ट्रंप ने सिर्फ यह जताया कि वह बड़े डील मेकर हैं, लेकिन असल में उनके हाथ खाली रह गए हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई युद्ध विराम भी होता है तो वह रूस की शर्तों पर होगा। यानी यह मुलाकात शांति का रास्ता कम और रूस की भू राजनीतिक बढ़त ज्यादा साबित हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भले ही ऐतिहासिक कही जा रही हो, लेकिन नतीजों के लिहाज से यह ज्यादा मायने नहीं रखती है। अलास्का की बर्फीली ठंड में 3 घंटे चली बातचीत के बाद भी दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। 10 साल बाद अमेरिका की धरती पर पुतिन की मौजूदगी अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन यह समिट जितनी चर्चा में रही उतनी ही अधूरी भी साबित हुई है। अगर इस बैठक के सकारात्मक पहलू की हम बात करें तो इस मुलाकात का सबसे बड़ा फायदा पुतिन को मिला है। लंबे समय से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को और अलगाव का सामना कर रहे पुतिन एक बार फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में दिखे हैं। ट्रंप ने उनका रेड कार्पेट पर स्वागत किया। मुस्कुराहटों और तालियों से पुतिन को वह मंच दिया जिसकी तलाश वह सालों से कर रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मुलाकात ने रूस के खिलाफ बने आइसोलेशन नैरेटिव को तोड़ दिया है। दूसरी अहम बात, ट्रंप ने खुद संकेत दिए कि वह पुतिन के लिए बैटिंग करने को तैयार हैं। यह संदेश यूरोपीय देशों के लिए साफ है कि अमेरिका की प्राथमिकता रूस को बातचीत की टेबल पर बनाए रखना है, चाहे इसके लिए नाटो सहयोगियों पर दबाव क्यों ना पड़े। यही वजह है कि यह मुलाकात पश्चिमी एकता को और अधिक कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। तीसरा अहम पहलू भारत से जुड़ा है। ट्रंप ने बातचीत से पहले भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाया और यहां तक दावा किया कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ ने ही पुतिन को वार्ता के लिए तैयार किया। हालांकि बैठक से ठोस परिणाम न निकलने के बाद अब अमेरिका भारत को टारगेट नहीं कर सकता है। इस लिहाज से भारत अप्रत्यक्ष रूप से इस डिप्लोमैटिक गेम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। वहीं अगर इस मीटिंग के नकारात्मक पहलू की हम बात करें तो सबसे बड़ी निराशा यही रही है कि यूक्रेन युद्ध पर कोई सहमति नहीं बनी। पुतिन अब भी युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि बातचीत का कोई ठोस हल सामने नहीं आया। इसका सीधा असर यूक्रेन के नागरिकों पर पड़ेगा, जिनके लिए हर दिन जिंदा रहना चुनौती बन गया है। दूसरी चिंता यूरोप और अमेरिका के बीच भरोसे की कमी है।
अगर अमेरिका रूस के लिए रास्ता आसान करता है तो यूरोपीय देशों को लगेगा कि उनकी सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। खासकर जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे नाटो सदस्य से अमेरिका की कमजोरी मान सकते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने संतुलन साधने की है। ट्रंप रूस से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय साझेदारों की अनदेखी नहीं कर सकते। यही संतुलन अमेरिका की विदेश नीति को और पेचीदा बना सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप पुतिन मुलाकात से यह साफ है कि यह वार्ता संवाद का रास्ता तो खोलती है, लेकिन युद्ध खत्म करने की दिशा में अभी कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। पुतिन ने अपनी मौजूदगी से कूटनीतिक जीत दर्ज की है, जबकि ट्रंप अपने घरेलू मोर्चे पर आलोचनाओं से घिर गए हैं। यह मुलाकात उम्मीदों और निराशाओं का ऐसा संगम है जो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और विस्फोटक बना देगा। करेंगे इजरायल और हमास के बीच युद्ध की। जी हां, इजरायल और हमास के बीच युद्ध की आग एक बार फिर भड़क उठी है। शुक्रवार को इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से खान यूनुस में हमास के सीनियर कमांडर नासर मूसा को निशाना बनाकर मार गिराया है। यह ऑपरेशन 9 अगस्त 2025 को हुआ, जिसे आईडीएफ और शिन बेट की ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन टीम ने अंजाम दिया। नासर मूसा हमास के राफा ब्रिगेड में कंट्रोल डिपार्टमेंट का प्रमुख था और संगठन के लड़ाकों की ट्रेनिंग और रणनीतिक तैनाती में अहम भूमिका निभाता था। मूसा को मई 2025 में मारे गए राफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था। इस ऑपरेशन से यह स्पष्ट हो गया कि इजरायल हमास की नेतृत्व पंक्ति को एक एक कर खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आईडीएफ के बयान से साफ है कि यह सिर्फ एक टारगेट किलिंग नहीं थी, बल्कि गाजा सिटी पर नियंत्रण की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि इजरायल गाजा सिटी को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा संकेत है कि अब जंग का अगला चरण और ज्यादा खून खराबे वाला होगा। गाजा में चल रहे ऑपरेशनों के दौरान आईडीएफ ने गुरुवार को एक और एयर स्ट्राइक की, जिसमें खान यूनुस की एक इमारत को निशाना बनाया गया। इस इमारत का इस्तेमाल हमास रॉकेट स्टोरेज के लिए कर रहा था। इस हमले का फुटेज आईडीएफ ने जारी किया, जो यह दर्शाता है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां हमास के हर ठिकाने पर पैनी नजर रख रही हैं। नासर मूसा की मौत हमास के लिए एक बड़ा झटका है। वह राफा ब्रिगेड के लड़ाकों की ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का जिम्मा संभालता था। उसके मारे जाने से राफा ब्रिगेड की क्षमताएं कमजोर होगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हमास तुरंत ही नए नेताओं को आगे कर देता है, इसलिए इजरायल का अभियान लंबे समय तक चल सकता है। जहां एक और इजरायल सैन्य स्तर पर हमास को कमजोर कर रहा है, वहीं गाजा की आम जनता भयंकर संकट से गुजर रही है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवीय संगठन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि गाजा में हालात विस्फोटक हैं। इजरायल का दावा है कि वह युद्ध क्षेत्रों से बाहर नागरिकों को मानवीय सहायता देगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पिछले 24 घंटों में भारी तबाही की चपेट में है। मूसलाधार बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने सैकड़ों घरों, पुलों और सड़कों को बहा दिया है। अब तक कम से कम 154 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और दर्जनों लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई है, जहां पहाड़ों से उतरते तेज बहाव ने पूरे के पूरे गांव को जलमग्न कर दिया है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सिर्फ बुनेर जिले में 75 मौतें हुई। मनसेहरा में 17, बाजौर और बटाग्राम जिले में 18 लोगों की जान चली गई है। लोअर दीर, स्वात और शांगला में भी मौतें दर्ज हुई हैं। हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अब और बढ़ सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान के गीजर जिले में 8 लोग मारे गए और 2 लोग लापता हैं। झेलम घाटी में बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। नीलम घाटी में 600 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। मुजफ्फराबाद जिले में भूस्खलन से एक ही परिवार के 6 सदस्य मलबे में दब गए। जैसे हालात काफी नहीं थे, राहत और बचाव कार्य के दौरान भी त्रासदी हुई। खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एक MI-17 हेलीकॉप्टर जो राहत सामग्री लेकर बाजौर जा रहा था,
मोहम्मद जिले के पंडियाली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 2 पायलट समेत 5 क्रू मेंबर्स मारे गए। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक मानसून की शुरुआत से अब तक 325 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 142 बच्चे शामिल हैं। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान का मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अगले कुछ दिनों तक और भारी बारिश होगी। विशेषज्ञों को डर है कि हालात 2022 जैसी तबाही दोहरा सकते हैं, जब बाढ़ ने पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डुबो दिया था और 1700 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान पीओके में यह आपदा सिर्फ अब प्राकृतिक नहीं लग रही है, बल्कि प्रशासनिक नाकामी भी साफ झलक रही है। लगातार चेतावनी के बावजूद सुरक्षित इंतजाम नहीं किए गए। अब सेना और रेस्क्यू टीमें पानी और मलबे में दबे लोगों को खोज रही हैं, लेकिन बर्बादी का मंजर इतना बड़ा है कि खतरा आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही।